देखिए बेटा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। और इसका दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव भी है और इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो देखिए, जो एंटी डेरिवेटिव है उससे इसका मीनिंग पता लगता है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स फंक्शन है, यानी कि इनवर्स फंक्शन। जैसे आप देखिए कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1। और अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट भी ले लेंगे तब भी इसका डिफरेंशिएशन 1 ही रहेगा। और ये जो कांस्टेंट है ये कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, दिस इज एनी कांस्टेंट। तो c की प्लेस पे 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 1000 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, मतलब कोई भी कांस्टेंट होगा। तो इसका हमें एंटी फंक्शन बनाना है, मतलब इनवर्स फंक्शन बनाना है। तो जैसे स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, उसी तरह से ये डेरिवेटिव दूसरी तरफ जाके इंटीग्रल बन जाएगा। यानी कि अगर x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रल x होगा। तो जब डी डी एक्स को उस तरफ ले जाएंगे तो ये i dx बन जाएगा। डी डी एक्स उस तरफ जाके i dx, जैसे डी डी एक्स सिंबल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसी तरह से i dx का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। और जो फंक्शन है उसको बीच में लिखेंगे, तो 1 का इंटीग्रल हमें करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन ये है, तो ये हो गया x प्लस सी। हर एक इंटीग्रल में प्लस सी जरूर लगाना है, क्योंकि c का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो c कुछ भी हो सकता है। इसलिए c को हम बोलते हैं, ये जो c है इसको बोलते हैं इंडेफिनिट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसका नाम इंडेफिनिट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये रूल आपको याद रखना है कि प्लस सी जरूर लगाना है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि 1 का इंटीग्रल x हो गया। अगर आपको चेक करना है तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो, ये रिजल्ट आना चाहिए। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया 1 का इंटीग्रल x, उसी तरह से k इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन। तो k इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन k होता है, x का डिफरेंशिएशन 1। तो किसी भी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करेंगे k dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा kx प्लस सी। प्लस सी हमेशा लगाना है, इंडेफिनिट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो kx का डिफरेंशिएशन k, तो k का इंटीग्रेशन kx। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 का इंटीग्रेशन करना है 2 dx, तो k की प्लेस पे तो 2 कांस्टेंट आ गया और इसका इंटीग्रल हो जाएगा 2x प्लस सी। आप इसको क्रॉस चेक करिए तो 2x के डिफरेंशिएशन से ये टर्म बनना चाहिए, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 2 रिजल्ट आ जाएगा। तो कोई भी कांस्टेंट है उसका इंटीग्रल उसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसके बाद आता है पार फॉर्मूले। पार फॉर्मूले, पार फॉर्मूले में सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज पर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करिए। तो एक्स रेज पर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स रेज पर n, एन एक्स एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो जैसे एक्स रेज पर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1, तो जब n की प्लेस पे n प्लस 1 आएगा तो ये n प्लस 1 माइनस 1 n रह जाएगा। अब अगर मैं इसको एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं, यानी कि n प्लस 1 से मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो इधर भी n प्लस 1 आ जाएगा नीचे, और ये n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो टर्म है एक्स रेज पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें n प्लस 1 एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन n प्लस 1 इंटू एक्स रेज पर n आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, एक्स रेज पर n हो गया। तो इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि एक्स रेज पर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज पर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। देखिए यहाँ मैं प्लस सी बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जरूर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी से मतलब है। तो आपको ये प्लस सी जरूर लगाना है इंटीग्रल के बाद।
तो अब देखिए इसको एक्सेस पर एन का इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्सेस पर 4 का इंटीग्रेशन करना हो तो यहाँ पे ये एक्सेस पर 4 हो जाएगा, तो 4 + 1 5 और नीचे भी 4 + 1 5, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा एक्सेस पर 5/5। डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज होती है, जैसे n+1 से n हो गया, इंटीग्रेशन में इंक्रीज होती है, n से n+1 आ जाएगा, और जो पावर ऊपर रहेगी वही टर्म नीचे रहेगा। जैसे अगर एक्सेस पर 5 है ऊपर तो नीचे भी 5 आएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है e⁻x का इंटीग्रल। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही होता है, तो इसका रिवर्स करेंगे तो e⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x, फिर a⁻x का, तो ddx ऑफ a⁻x, तो a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x into log a to the base c। अब अगर मुझे a⁻x का इंटीग्रल निकालना है तो मुझे ये log a को कैंसिल करना पड़ेगा, तो log a को कैंसिल करने के लिए मैंने दोनों तरफ इसको log a से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी log a से डिवाइड कर देंगे, ये log a to the base c कैंसिल हो गया, तो a⁻x का इंटीग्रल आ जाएगा ये a⁻x अपॉन log a to the base c प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेट आए हैं उनको मैं एक बार जरा दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव्स। ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे डिफरेंशिएशन हमें करना है x का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट आता है तो उसका डेरिवेटिव 0 रहेगा, इसका मतलब x + c का डेरिवेटिव भी 1 ही रहेगा। अब जो इंटीग्रल है वो एंटी डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन तो ये इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा i dx, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस सी हमेशा लिखना है क्योंकि ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इंडेफिनिट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। क्रॉस चेक करने के लिए अगर इधर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये रिजल्ट आना चाहिए। इसी तरह से kx का डिफरेंशिएशन k होता है, तो k का इंटीग्रेशन kx + c हो जाएगा, जैसे 2 का इंटीग्रेशन 2x + c होगा। x⁻n+1 का डिफरेंशिएशन n+1 x⁻n, दोनों तरफ n+1 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये n+1 कट जाएगा, x⁻n बचेगा, इसलिए x⁻n का इंटीग्रेशन हो गया x⁻n+1 अपॉन n+1 + c। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, तो e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x प्लस c हमेशा लिखना है। a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x log a से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये log a कैंसिल हो जाएगा और a⁻x का इंटीग्रल हो जाएगा a⁻x अपॉन log a to the base c प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉग का देखिए, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और लॉग -x का डिफरेंशिएशन log -x हो जाएगा 1/-x, और फिर -x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -1, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन भी 1/x हो गया। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x भी हो सकता है और 1/x का इंटीग्रेशन log -x भी हो सकता है, तो इसलिए 1/x के इंटीग्रल को लिखता है 1/x dx = log, और +-x के लिए मॉड्यूलस x लिखता है, तो 1/x का इंटीग्रल हो जाएगा log मॉड्यूलस x प्लस c तो हमेशा लिखना है। तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, तो cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x। शुरू में आप इसको क्रॉस चेक जरूर करिएगा डिफरेंशिएट करके, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की आदत पड़ी होती है, तो इसलिए इंटीग्रल में शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है। cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया -sin x,
और अगर इधर माइनस लगा दिया जाए तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है साइन एक्स के इंटीग्रल में, क्योंकि आदत पड़ी होती है डिफरेंशिएशन की, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिखने की। तो ये ध्यान रखिए कि जो डेरिवेटिव होता है वो इंटीग्रल नहीं हो सकता ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो इंटीग्रल नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखिए tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हो गया tan x प्लस सी। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x, और अगर माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cot x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रल हो गया sec x प्लस सी। एक और चीज का ध्यान रखना है, आपको इंटीग्रल के साथ ये dx जरूर लिखना है, लास्ट में dx जरूर आना चाहिए। खाली इंटीग्रल ऑफ cos x लिखा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो वो भी लिखना है। फिर cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x cot x। तो अगर इसमें आप माइनस इधर लगाओगे तो इधर प्लस हो जाएगा, तो माइनस cos x का इंटीग्रल हो गया cos x cot x। तो cos x cot x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos x प्लस। तो फॉर्मूले याद करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब डिफरेंशिएशन से आते हैं। थोड़ा ध्यान रखोगे तो ये फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। थर्ड है sec इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा sec इनवर्स एक्स प्लस। उसके बाद है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स। अगर आप दो फंक्शंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं प्लस या माइनस साइन के साथ, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह होता है। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, पहले एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो भी साइन बीच में होगा वो आ जाएगा, फिर दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स प्लस ई रेज पर एक्स। तो पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा और फिर ई रेज पर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा।
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स कांस्टेंट प्लस c1, ऐसे ही ई रेज पर एक्स, और जैसे प्लस सी लिखते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे प्लस c2 लिख दिया। तो ये माइनस कॉस एक्स प्लस ई रेज पर एक्स, और ये हो जाएगा c1 प्लस c2। अगर दो कांस्टेंट्स को ऐड करेंगे तो वो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो इसको हमने c लिख दिया, वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो देखिए यहाँ पे मैंने तो c1 प्लस c2 लिखा है और उसको c लिख के दिखाया है। आगे से आप क्या करेंगे, इस चीज को अच्छी तरह से समझ के ये c1 और c2 नहीं लिखेंगे, इसको इंटीग्रल करेंगे, इसको इंटीग्रल करेंगे और बाद में एक ही c लिखेंगे। ये एग्जांपल आपको ये समझाने के लिए लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्स्टेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद फिर एक ही कांस्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि सारे कांस्टेंट को ऐड करके भी एक नया कांस्टेंट बनने वाला है और वो इंडेफिनिट है, उसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए एक ही बार प्लस सी लिखेंगे। दूसरा रूल है, अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा और फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 2 sin x को इंटीग्रेट करना है, 2 sin x, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और sin x को इंटीग्रेट कर देंगे, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x और ये प्लस सी। जैसे ही इंटीग्रल का साइन हटेगा प्लस सी आना चाहिए, तो हो जाएगा माइनस 2 cos x प्लस सी। तो 2 sin x का इंटीग्रल हो गया माइनस 2 cos x प्लस सी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, बाय डिफरेंट मेथड्स इंटीग्रल्स में अपीयर डिफरेंट। देखिए अगर आप इंटीग्रल करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर अलग अलग मेथड आप अप्लाई करते हैं, एक इंटीग्रेशन कई सारे मेथड से हो सकता है, तो उनके रिजल्ट आपको अलग अलग दिख सकते हैं। अपीयर डिफरेंट ऐसा नहीं है कि उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती है, लेकिन वो देखने में अलग लग सकते हैं। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, जैसे cos x को देखिए जरा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो मैं इसको cos इनवर्स x लिख सकता हूं। ये इसका एक रिजल्ट होगा। अब इसमें अगर एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल का रूल लगाएं, तो जो माइनस है ये k की जगह आ जाएगा -1, तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इसका दूसरा रिजल्ट हो गया। तो देखिए -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो कॉस इनवर्स एक्स भी आ रहा है और माइनस साइन इनवर्स एक्स भी आ रहा है। तो ये दोनों दिखने में अलग लग रहे हैं, लेकिन ये अलग है नहीं। क्यों नहीं है अलग? आप देखिए कि मैं इसको साइन इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। तो जो साइन इनवर्स एक्स है मैं इसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये माइनस π/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया। तो ये कॉस इनवर्स एक्स आ गया
और ये कांस्टेंट है, ये दूसरा कांस्टेंट है, तो ये c माइनस पाई बाई टू, और इन दोनों कांस्टेंट का रिजल्ट एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये cos इनवर्स x, अगर मैं इसको c डैश लिख दूं तो ये c डैश माइनस पाई बाई टू एक नया कांस्टेंट c हो जाएगा, वेयर c इज इक्वल टू c डैश माइनस पाई बाई टू। तो देखिए ये वाला जो टर्म है और इस टर्म में कोई फर्क नहीं है, मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। इस तरह से आप अलग अलग मेथड से आपके आंसर्स डिफरेंट दिख सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होते नहीं हैं। तो कई बार आपको ऐसा आएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर पीछे जो आंसर में दिया हुआ है उससे मैच नहीं करेगा। तो जब मैच नहीं करेगा तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कराइएगा। ठीक है, मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब वो गलत है, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग तरीके से आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दूसरा नोट लिखिएगा, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स इज जस्ट अ वन स्टेप प्रोसेस। तो जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ एक स्टेप का प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट इज दैट इज टू यूज द फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, बस जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है। बट इंपॉर्टेंट इज टू रीच दैट स्टेप। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम उस स्टेप तक पहुंचेंगे कैसे, वेयर वी कैन यूज द फॉर्मूला, जहां पे हम फॉर्मूले को यूज कर सकें। तो कैसे पहुंचेंगे? बाय सिंप्लीफिकेशन। तो अभी तक आपने जो भी सिंप्लीफिकेशन के मेथड्स पढ़े हैं, फॉर्मूले, फैक्टराइजेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, तो आपको उस स्टेप तक पहुंचना है जहां पे आप उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो इंटीग्रेशन अपने आप में कुछ नहीं है, आपको बस सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स आनी चाहिए। इंटीग्रेशन में तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है। एक एग्जांपल देखिए, जिसे मुझे tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में जाएंगे जो इंटीग्रल्स के फॉर्मूले लिखवाए हैं, और वहां पे देखेंगे तो tan स्क्वायर x का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो आप tan स्क्वायर x को कन्वर्ट करेंगे उस टर्म में जिसका फॉर्मूला होता है और जिसमें इसको बदला जा सकता है। तो tan स्क्वायर x के साथ फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x का, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर x माइनस 1। तो tan स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए sec स्क्वायर x, इसमें अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल लगाएंगे तो ये माइनस है बीच में, तो हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। sec स्क्वायर x को अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया। sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला होता है और 1 के इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला होता है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। इनिशियली आप इसको क्रॉस चेक करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और x का डिफरेंशिएशन 1। तो इस तरह से आप खुद को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आप रिजल्ट यूज कर रहे हैं वो करेक्ट। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x तो इसका रिजल्ट हो जाएगा tan x माइनस x प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल इसमें नहीं होता है। तो अगर कहीं पे कोई प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट का रूल नहीं होता है। प्लस और माइनस के लिए तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट के लिए इनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले प्रोडक्ट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब ये सिंगल पॉलिनोमियल बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 1 आ गया। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो एक्स रेज पर एन वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। एक्स रेज पर एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज पर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज पर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। तो रिजल्ट हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 3। इसी तरह से डिवीजन में भी है, डिवीजन का भी रूल नहीं होता है। तो अगर कहीं पे डिवीजन आता है तो पहले डिवीजन करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। जैसे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो पहले डिवीजन करिए क्योंकि डिवीजन का रूल नहीं है। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, सबको सेपरेट कर दिया। तो ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये जो अपॉन एक्स स्क्वायर है इसको एक्स पर माइनस 2 लिख देंगे। अब देखिए एक्स में एक्स पर 1 वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है। ये यहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो एक्स मतलब एक्स पर 1, और यहाँ पे एन को 1 लिखेंगे तो एक्स पर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो इसका इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। 5 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है kx प्लस c, तो 5 का हो गया 5x, फिर माइनस 4 और एक्स पर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 एक्स पर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 4 और एक्स पर माइनस 1 को अपॉन x लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है ये फंडामेंटल मेथड होता है। तो जैसे हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे, यानी कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से जो फॉर्मूले डिराइव किए थे उसी को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं। तो आपको ये सोचना है कि जिसको इंटीग्रेट करना है वो किसका डिफरेंशिएशन है। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 है, x का डिफरेंशिएशन 1 है और मुझे 1 को इंटीग्रेट करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये किसका डेरिवेटिव होता है। अगर मुझे ये पता लग गया कि ये x का डेरिवेटिव है तो मुझे इसका इंटीग्रल x मिल जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि जो जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है वो किसका डेरिवेटिव होता है। कुछ एग्जांपल से इसको समझेंगे। फाइंड इंटीग्रल्स और एंटी डेरिवेटिव
इंटीग्रल्स और एंटी डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। उसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करना है। पहला है 2x² प्लस साइन 2x। तो इसका हमें एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, यानी कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि x² किसके डेरिवेटिव में आता है। तो हमें ये पता है कि जो x² है वो x³ के डिफरेंशिएशन में आता है, और sin 2x cos 2x के डेरिवेटिव में आएगा। तो x³ का डिफरेंशिएशन में x² आएगा और cos 2x के डिफरेंशिएशन में sin 2x आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। x³ का डिफरेंशिएशन हो गया 3x² और cos 2x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 होगा। लेकिन हमें ये टर्म चाहिए, तो अब इसको हमें इस फॉर्मेट में लाना है, तो कुछ चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे। जैसे हमें 3 नहीं चाहिए, तो 3 को एलिमिनेट करने के लिए इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर का जो रिजल्ट है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये x² आ जाएगा। फिर हमें इसके साथ 2 चाहिए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 2 आ जाएगा, तो ये बन गया 2x²। फिर ये हमें -2 हटाना है, तो इसको cos 2x को -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका भी -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 sin 2x डिवाइडेड बाय -2, तो ये हो गया 2x²। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस sin 2x आ रहा है। तो ये किसका डेरिवेटिव है? ये इस वाले टर्म का डेरिवेटिव है। इसका मतलब इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो ये हो जाएगा। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 2/3x³ माइनस 1/2 cos 2x और 2/3x³ माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। इसमें हम एक कांस्टेंट भी ले सकते हैं जिसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसलिए आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं और प्लस c भी लिख सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है ये आपको तभी यूज करना है जब लिखा हुआ हो कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करिए। अगर ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं लिखा हुआ होगा तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से इंटीग्रेट करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप है इंटीग्रल ऑफ f(ax + b)। अगर फंक्शंस का वेरिएबल x ना होके x की जगह कोई लीनियर टर्म हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अगर fx का इंटीग्रेशन लेट fx इंटीग्रल इज इक्वल टू gx + c, और यहाँ पे x की प्लेस पे कोई वेरिएबल टर्म ये ax + b आ गया, लीनियर टर्म ऑफ x।
तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा जी ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। तो देखिए अगर x की प्लेस पे कोई लीनियर टर्म आता है, सिर्फ लीनियर टर्म यूज कर सकते हैं, यानी कि x की प्लेस पे हम इसी तरह का टर्म यूज कर सकते हैं, x की 1 डिग्री वाला टर्म, ना तो कोई और फंक्शन यूज कर सकते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज कर सकते हैं, सिर्फ ये 1 डिग्री वाले टर्म यूज कर सकते हैं। तो x की प्लेस पे ये 1 डिग्री का टर्म आ जाएगा। अब जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल में आप इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। ये जो a है ये क्या चीज है, इस वाले टर्म का डेरिवेटिव है, तो इससे आपको डिवाइड करना है। अब देखिए इसको इस एग्जांपल से समझिए, जैसे sin x का इंटीग्रल है, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x प्लस सी। तो अगर मैं sin x की जगह कोई लीनियर टर्म रख दूं जैसे 2x प्लस 3, तो x की प्लेस पे हम लीनियर टर्म को यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x की जगह 2x प्लस 3 आ जाएगा। लेकिन आपको फिर क्या करना है, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है 2 से, तो ये प्लस सी हो जाएगा। तो बिल्कुल चेन रूल की तरह, चेन रूल में आप इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। ये चेन रूल से अलग है। तो ये हमने देखा बेटा कि ये चेन रूल जैसा है, जैसे चेन रूल में हम इस वाले टर्म के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही इसमें डिवाइड करते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि हम चेन रूल में तो कोई भी टर्म यूज कर सकते थे, एक्स की प्लेस पे हम इस तरह का लीनियर टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह कोई क्वाड्रेटिक टर्म आ गया तो ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, तो इसमें ये रूल नहीं लगेगा। या कोई फंक्शन आ गया जैसे साइन ई रेज पर एक्स, पॉलिनोमियल की जगह कोई और फंक्शन आ गया जैसे एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तब भी ये नॉट एप्लीकेबल होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ई रेज पर 3x प्लस कॉस 2x। तो आप देखिए कि इससे रिलेटिव कौन सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, ई रेज पर x का फॉर्मूला होता है, और इसका इंटीग्रेशन होता है कॉस x, ये साइन x होता है। तो चेंज क्या है देखिए, इसमें जो x है उसकी प्लेस पे 3x आ गया, ये x का 1 डिग्री का टर्म है, एल्जेब्राइक टर्म है, मतलब पॉलिनोमियल है, तो हम x की प्लेस पे 3x को यूज कर सकते हैं, यानी कि हम इसको इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी x की प्लेस पे 2x है, 2x भी x का लीनियर टर्म है, तो 2x को भी हम x की प्लेस पे यूज कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें एफ ए एक्स प्लस बी वाला जो रूल है उसको यूज कर सकते हैं, मतलब उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ई रेज पर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेज पर एक्स, और x की जगह यहाँ पे 3x आ गया, तो यहाँ x की जगह 3x, लेकिन हमें करना क्या है, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, मतलब 3 से डिवाइड करना है, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x, तो x की जगह 2x आ जाएगा, और हमें इसको इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, तो साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो जब भी फॉर्मूले में x की जगह कोई लीनियर टर्म आएगा तो आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, बिल्कुल चेन रूल की तरह है, बस मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवीजन करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक और एग्जांपल देखिए, फाइंड एंटी डेरिवेटिव f of small f defined by fx is equal to 4x cube minus 6, where f0 is equal to 3। तो देखिए इसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं बेटा, एक स्मॉल f है और एक कैपिटल f है। जो कैपिटल f है वो एंटी डेरिवेटिव है। तो गिवन क्या है? गिवन है कि जो कैपिटल f है दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ f। तो जो कैपिटल f है वो स्मॉल f का एंटी डेरिवेटिव है और हमें इस कैपिटल f की वैल्यू निकालनी है। तो इस सेंटेंस को दोबारा समझिए, फाइंड एंटी डेरिवेटिव f, हमें fx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रल है। किसका इंटीग्रल है? f का, ठीक है। और f किससे डिफाइंड है? f इससे डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6। ये सिचुएशन दी हुई है और fx की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में आपको fx कैलकुलेट करना है कि fx कितना हो। तो fx इज इक्वल टू, fx की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, स्मॉल fx की, तो ये 4x क्यूब माइनस 6 होगी। और अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 4 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इज पर 4 अपॉन 4। फिर ये माइनस 6 कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो गया कांस्टेंट x, तो 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x प्लस c। ये fx की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये fx की वैल्यू अभी अननोन है क्योंकि c हमें नहीं पता है। तो c को कैलकुलेट करने के लिए ये कंडीशन दी हुई है, f0 इज इक्वल टू 3। f0 के लिए हमें x को 0 पुट करना पड़ेगा। जब हम x को 0 पुट कर देंगे तो ये f0 हो जाएगा और इसकी जगह हम 3 पुट कर देंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए हमने x को 0 पुट किया, तो ये हो जाएगा f0 इज इक्वल टू, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x इज पर 4 माइनस 6x प्लस c। और x को 0 पुट करना है इसलिए x की प्लेस पे इधर 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी x की प्लेस पे 0 आ जाएगा। f0 गिवन है कि f0 3 के इक्वल है, तो ये 3 हो गया, 0 माइनस 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 3 के इक्वल हो गई। अब ये c भी नोन हो गया, तो हम इस c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें fx मिल जाएगा। तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू, इसमें c को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा x, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x इज पर 4 माइनस 6x और c की वैल्यू 3 हो गई, तो x4 माइनस 6x प्लस 3। ये कैपिटल fx आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, इवैल्यूएट ax प्लस b होल स्क्वायर। इसको इवैल्यूएट करना है। तो देखो इसको हम दो तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। मेथड 1, ये ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स रेज पर एन वाला फॉर्मूला आता है। इसका स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2abx, तो ये होल स्क्वायर की प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो इसमें a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स रेज पर n वाले फॉर्मूले से। एक्स रेज पर n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 3 हो गया, और नीचे भी n प्लस 1 तो वो भी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। बी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट x, चाहे कुछ भी कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन इनटू x हो जाएगा। फिर 2a भी कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इसमें भी हमने एक्सेस पर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, n यहाँ पे 1 होगा तो n प्लस 1 2 आ जाएगा, और नीचे भी n प्लस 1 2 आ जाएगा, प्लस c, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इसका आंसर होगा। इसका दूसरा मेथड देखिए, ये जो ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें ये एक लीनियर टर्म है, 1 डिग्री का टर्म है, दिस इज 1 डिग्री टर्म ऑफ x। तो इसमें हम ये वाला रूल लगा सकते हैं, एफ ए एक्स प्लस बी वाला रूल। तो इस पूरे फंक्शन को हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3। तो हम इस पूरे x की प्लेस पे इस टर्म को यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी क्यूब अपॉन 3, ये तो इंटीग्रेशन हो गया। और जब हम इसको रूल को यूज करते हैं तो हमें ये पता है कि भाई x की प्लेस पे हम जिस लीनियर टर्म को यूज कर रहे हैं उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होगा, ax प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा a। तो जो a है वो ax प्लस बी का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3a प्लस सी। तो मैंने पहले आपको एक नोट लिखवाया था कि बाय डिफरेंट मेथड्स, अगर आप अलग अलग मेथड से चलोगे तो इंटीग्रल्स में अपीयर डिफरेंट। तो इसका रिजल्ट ये भी है और इसका रिजल्ट ये भी है, तो ये देखने में अलग लग रहे हैं लेकिन ये अलग है नहीं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी इसके जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपके इंटीग्रल्स के जो रिजल्ट हैं वो पीछे से मैच करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो मैच नहीं कर रहा है वो गलत हो। तो अलग अलग मेथड से आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए रेज पर एक्स अपॉन ई रेज पर एक्स दिया हुआ है, इसको इवेल्युएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिवीजन का रूल तो हमने पढ़ा नहीं, मतलब डिवीजन का हमारे पास कोई रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा ए रेज पर एक्स अपॉन ई रेज पर एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई होल रेज पर एक्स। और पावर में अगर एक्स हो तो हमारे पास दो इंटीग्रल्स होते हैं, पावर में अगर एक्स हो तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई रेज पर एक्स और इसका फॉर्मूला होता है ए रेज पर एक्स अपॉन लॉग ए। तो अब देखिए ये जो पूरा टर्म है ये ई तो नहीं लिया जा सकता, ई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है, ई की प्लेस पे सिर्फ ई ही आ सकता है, और कोई भी कांस्टेंट हो उसको हम ई की प्लेस पे यूज नहीं कर सकते, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा।
और ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ए एक कांस्टेंट है, ई दूसरा कांस्टेंट है, और दोनों को डिवाइड करेंगे तब भी एक कांस्टेंट आएगा। तो हम इस पूरे टर्म को ए बाई ई को ए की प्लेस पे यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये जो ए है इसकी प्लेस पे ए बाई ई आ जाएगा। तो ए बाई ई रेज पर एक्स, और इसमें आ जाएगा लॉग ए बाई ई प्लस सी। ये इसका आंसर होगा। तो ये ध्यान रखिए कि ए कैन बी एनी कांस्टेंट। ए की प्लेस पे तो कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन ई जो है स्मॉल ई, ये सिर्फ ई है, इसकी प्लेस पे सिर्फ ई आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। सर हाँ बेटा। सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते सेकंड स्टेप में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ प्लस और माइनस के लिए लगेगी इंटीग्रेशन में। डिवीजन और प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगानी है। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ प्लस और माइनस के लिए है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में नहीं है, ना डिफरेंशिएशन में है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसमें भी डिवीजन है। जैसे डिफरेंशिएशन में फंक्शंस को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, dy dx लिखते हैं, उसी तरह से इंटीग्रल के लिए हम i को यूज करते हैं। तो इसको इवेलुएट करना है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इसमें भी डिवीजन है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो इसको तब तक सॉल्व करना पड़ेगा जब तक इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आ जाएगा। तो हम सेक स्क्वायर एक्स को नीचे ले जाके लिखेंगे, ये कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स में। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम इस टेन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। अब आपको होमवर्क में करना है एक्सरसाइज 7.1 विद एग्जांपल्स। तो एक्सरसाइज 7.1 विद एग्जांपल्स आपको करना है।